अच्छा, लास्ट क्लास में कौन कौन मिसिंग था? अमेया तू भी नहीं था शायद, तो भी नहीं था ना। एसी करंट शुरू करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। ऑल्टरनेटिंग रिदम आ गया ना, अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेटिंग ईएमएफ मैं फिर से बताऊंगा, कोई बात नहीं, सुन लेना फिर से, ठीक है। ये वैसे भी थोड़ा सा अच्छा, वैसे बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, लेकिन यूजुअली लोग इतना इरिटेट हो जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, फिर वो करते नहीं है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला कब क्या लगाना है ये तभी समझ में आएगा जब थोड़ी बेसिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लोग कोशिश करते हैं कि पूरा रट के कर लेंगे इस चैप्टर को, पर हो नहीं पाता पूरा रट के, ठीक है। अल्टरनेट ईएमएफ जनरेट करता है अल्टरनेट करंट, ठीक है। अल्टरनेट ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है? हमेशा एक ही तरीका है उसका। एक बड़ी सी मैग्नेट ली, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल से, अरे यार थोड़ा साउथ पोल दूर बनाना चाहिए था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ सेटअप हो जाएगा बड़े आसानी से इस तरह से। इनके बीच में एक कॉइल रख दी, ठीक है। तो कॉइल जो है वो कैसे रखी जाती है? एक गोल सिलेंडर लेते हैं, ऐसे एक गोल सिलेंडर लिया और उसके ऊपर वायर को इस तरह से लपेट देते हैं। इस तरह से वायर के बहुत सारे टर्न्स लपेट दिए जाते हैं बच्चों। मैं तो सिर्फ 2 ही टर्न दिखा रहा हूं, बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई भी किसी भी फोर्स को लगा के, टॉर्क को लगा के आपने इसको घुमाया, इसको रोटेट किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसके थ्रू जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है वो चेंज हो जाएंगी। ये बात समझ में आती है सबको? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट ए, पर यहां पे नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं N A cos थीटा। ओके बच्चों, अच्छा ये थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये ओमेगा की वजह से थीटा चेंज हो रहा है। आपने को पता है ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी टी। अगर इसको इंटीग्रेट करें, ओमेगा कांस्टेंट है तो चुपचाप डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बच्चों इसमें हम c की जगह फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस फाई एंड दिस फाई। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है? इनिशियल फेज। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। एसएचएम अगर पढ़ा हो तो इनिशियल फेज शायद पता होगा तुमको, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, बाद में बात कर। एनीवे, तो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आई इस सब को पुट करके एन बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। पर हमें फ्लक्स की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? ईएमएफ कितना जनरेट होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला आई होप याद हो गया होगा, इतनी बात करी हमने ईएमआई में। डी5 रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कभी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, कभी एरिया चेंज करते हैं, इस केस में हम थीटा चेंज करेंगे। ओके, तो एनबीए कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा। अच्छा, एक ये माइनस पहले से था, जगह नहीं बची मेरे पास, यहां पे लगा दिया, चलो ये माइनस पहले से था। तो फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, फाइनल आंसर अपने को समझ में आना चाहिए कि जो ईएमएफ आया वो आया एन बी ए ओमेगा, ये तो एक कांस्टेंट है, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इसको मैं इतने को पूरे को बार बार नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको हटा के ईएमएफ की वैल्यू चुपचाप ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख रहा हूं। ये कैसा ईएमएफ है? इसकी वैल्यू टाइम के साथ बच्चों चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? यहां पर फंक्शन में टाइम आ रहा है, ये टी, इसको टाइम को चेंज करोगे तो ये एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ चेंज होगा। आई बात समझ में? जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे प्लीज राइट इट डाउन। ओके, अब हमने को ये समझना है कि ये ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये क्या चीज है? तो उसके लिए हम इस सब को भूल के चुपचाप अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट,
अल्टरनेटिंग ईएमएफ ही अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं फाइव को 0 पुट कर रहा हूं और E को ई नॉट साइन ओमेगा टी ले रहा हूं, ठीक है। बाद में हम फाइव की बात भी करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी में अगर इसका ग्राफ बनाया जाए ईएमएफ का, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। टी इक्वल टू 0 पे ईएमएफ 0, फिर टाइम बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन टाइम बढ़ता रहेगा तो ईएमएफ परमानेंटली नहीं इंक्रीज कर पाएगा, क्योंकि साइन का फंक्शन है। तो ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही घूम सकती है, यानी ईएमएफ की वैल्यू प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में घूम सकती है। अब ये प्लस माइनस का क्या प्रॉब्लम है, इसको समझो। अभी तक हम लोगों ने डीसी सोर्स देखा था, तो डीसी सोर्स में हम बैटरी इस तरह से बनाते थे, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। लेकिन अब हम एसी सोर्स बनाना सीखेंगे। तो एसी सोर्स में बच्चों बैटरी का कोई हाई या लो नहीं होता, इससे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एसी सोर्स। और इस सिंबल का मतलब है कि एक हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और करंट कैसे जाएगा, इस तरफ से। और दूसरे हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव ईएमएफ का मतलब है ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में। और उस केस में क्या होगा, करंट इधर से जाने लग जाएगा। तो इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जब एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ को एक रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो उस रजिस्टर का करंट भी अल्टरनेटिंग हो जाता है। और अगर कोई पूछे नहीं प्रूव करके दिखाओ, वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो तुम बड़े आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। किरचॉफ्स लूप लॉ हमेशा वैलिड होगा इसमें भी, ठीक है। किरचॉफ्स लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो अभी भी वैलिड होगा। तो अगर इसका ईएमएफ गिवन है और करंट कैलकुलेट करना है, तो तुम अभी भी करंट का वही पुराना फॉर्मूला यूज कर सकते हो, I इज इक्वल टू ई बाई आर। और E की वैल्यू बच्चों क्या पुट कर देंगे, अल्टरनेट ईएमएफ है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। दिस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई आर, ठीक है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आई नॉट का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ भी जब ई नॉट इंक्रीज होगा, जब ईएमएफ इंक्रीज होगा तभी करंट इंक्रीज होगा, जब ईएमएफ डिक्रीज होगा तभी करंट डिक्रीज होगा। मतलब इन केस ऑफ रजिस्टर, अगर सिर्फ रजिस्टर प्रेजेंट है तो जिस टाइम पे सर्किट में वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा, वोल्टेज कम करंट कम, तो करंट भी बिल्कुल साइनोसॉइडली इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाएगा। इसको ड्रॉ करो फटाफट। एसी करंट, अल्टरनेट करंट क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें यह होता है कि एक बार करंट एक हाफ साइकिल में इधर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरे हाफ साइकिल में करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट का ग्राफ और ईएमएफ का ग्राफ एक साथ बना दिया ओके, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है सर्किट में, ये चीज याद रखना, ओके। अब बात आती है एवरेज वर्सेस आरएमएस वैल्यू। आरएमएस होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो किसी ने बदला कि भाई करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है सर्किट में, आई करंट तो कॉन्स्टेंटली आ नहीं रहा, करंट पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हम करंट की वैल्यू कितनी बताएंगे। अगर हमसे कोई पूछ ले, मान लो ये आई नॉट जो है, जो मैक्सिमम करंट आ रहा है, ये 10 एम्पियर है, ठीक है। करंट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है और ये 10 एम्पियर करंट है मैक्सिमम जो आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सर्किट में कितना करंट है, तो क्या आपको बोलना चाहिए कि करंट की वैल्यू इज 10 एम्पियर, क्योंकि जैसे आप उसको बोलोगे कि करंट 10 एम्पियर है, वो बोलेगा कि यहां पर तो कम दिखाई दे रहा है, हो सकता है 6 एम्पियर ही दिख रहा हो, यहां पर और कम दिखाई दे रहा है 2 एम्पियर ही हो रहा हो, और यहां पे तो करंट 0 हो गया। तो बोले आप तो बोल रहे हो करंट 10 एम्पियर है और यहां पर मुझे करंट इस मोमेंट पे 6 दिखाई दिया, इस पे 4 दिखाई दिया, इस पे 0 दिखाई दिया। तो एक तरीका तो है आप उसको बोलो कि हम करंट की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो बोला एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt। अगर एवरेज वैल्यू लेनी है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम कर सकते हैं। आती है बात समझ में।
एवरेज वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम। बोले इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितना चार्ज एक तरफ गया उतना ही चार्ज दूसरी तरफ आया। तो अगर आप एक पूरे टाइम पीरियड का टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो वो तो जीरो आने वाला है। तो एवरेज करंट ओवर वन कंप्लीट टाइम पीरियड, बच्चों एक कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब जहां से जहां तक वेव खुद को रिपीट करने लग जाए। ओके, एक कंप्लीट टाइम पीरियड का एवरेज करंट कितना आ रहा है? जीरो। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि अगर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे इस रेजिस्टेंस में से कितना पास हुआ, तो जितना आगे गया उतना ही पीछे गया, डायरेक्शनली टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द रजिस्टर जीरो आ जाएगा। तो अगर नेट चार्ज जीरो है, अच्छा किसी को लगे कि नहीं सर ऐसे हम डायरेक्ट नहीं मान लेते, आप कैलकुलेट करके दिखाओ, तो तुम उसे कैलकुलेट भी करके दिखा सकते हो। Q को आप लिख सकते हो dq का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम, dq को आप लिख सकते हो I इंटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम, और I को आप लिख सकते हो I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई टोटल टाइम। और ये जो टाइम है 0 से t, इस टाइम की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा। क्या वैल्यू होती है टाइम पीरियड की? 2 पाई बाई ओमेगा। अगर एसएचएम से याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे समझ लेना, ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा 2 पाई से जब वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी। 2 पाई से इसकी वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब टाइम की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा से इंक्रीज होगी। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, उसका कोई मतलब नहीं है, पर हाँ ये टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो कोई बता सकता है मुझे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? कांस्टेंट बाहर रख दिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताएगा कोई? ओमेगा इज अ कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। तो साइन ओमेगा टी का होगा माइनस ओमेगा टी और डिवाइड बाई ओमेगा और आ जाएगा। 0 से टाइम पीरियड कितना रखना है? 2 पाई बाई ओमेगा। जब तुम ये टाइम लिमिट्स इसमें पुट करोगे तो देखोगे, माइनस भी बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस cos 0। बच्चों cos 2 पाई भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है। दिस थिंग विल कम आउट टू बी 0। पर ये काफी लेंदी मेथड है। द इजियर वुड बी, तुम बोल सकते हो कि एसी करंट में जितना चार्ज यहां पर पॉजिटिव मतलब आगे की डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही चार्ज यहां पर निगेटिव मतलब पीछे की डायरेक्शन। हेंस आई कैन से दैट द एवरेज करंट इन एसी इज 0। तो क्या हमको यह बोलना चाहिए कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है? वो भी गलत बात हो जाएगी। तो देन वी शुड फाइंड सम न्यू वे। लेकिन उससे पहले इसको लिख लो, एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कल को कोई दूसरा फंक्शन भी आ जाए तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा बच्चों एक चीज पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल साइकिल का एवरेज 0 होगा, हाफ साइकिल का एवरेज बच्चों 0 नहीं होगा। अगर कोई हाफ साइकिल का पूछे, अगर तुम लिमिट 0 से t/2 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर 0 नहीं आएगा। समझ में आई बात है? नहीं तो उस पर हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, तब मैं पूछूंगा, अभी तो लिख लो। ओके, तो एवरेज करंट तो एसी का 0 आ गया, लेकिन ये तो अपने को भी पता है कि सर्किट में करंट 0 थोड़ी है। अगर आप इसमें कोई बल्ब लगाओगे तो बल्ब तो जलता दिखेगा, एनर्जी तो उसमें क्रिएट होगी, हीट एनर्जी आपको मिलेगी, लाइट एनर्जी आपको मिलेगी। तो somebody suggested कि एसी करंट के लिए एवरेज वैल्यू इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल वे टू आंसर अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने एक बल्ब लगाया है तो करंट उसमें राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए, अरे भाई बल्ब तो जलेगा, उसमें हीटिंग होगी, उसमें से लाइट निकलेगी। तो फिर वी शुड नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। कैलकुलेट करना तुम्हें आना चाहिए, तुमसे कोई पूछ सकता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि करंट कितना है तो एवरेज वैल्यू इज नॉट द राइट आंसर। तो दूसरा ऑप्शन किसी ने दिया कि भाई हीटिंग किसकी वजह से होती है? द हीटिंग एनर्जी, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ई से लिख देते हैं। तो हीट को मैं लिख सकता हूं पावर इंटू टाइम। बच्चों पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हीट एनर्जी क्या हो गई? पावर इंटू टाइम। पावर होती है करंट के केस में I² R इंटू टी। किसी ने बोला कि अगर आपको
एवरेज इज नॉट द राइट थिंग, तो व्हाई डोंट यू कैलकुलेट करंट अकॉर्डिंग टू द हीट जनरेटेड बाय द करंट। किसी ने बोला कि आप एक काम करो, ये जो पावर है दिस पावर इज चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि ये पावर टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो पावर इनटू टाइम की जगह आप इसको P इंटू dt लिख दो। बच्चों एक सेकंड में बता रहा हूं पावर कैसे चेंज हो रही है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू dt, और करंट जो है वो बेचारा चेंज हो रहा है। करंट का क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt। तो टोटल हीट इतनी आएगी, पावर इंटू टाइम नहीं कर सकते क्योंकि पावर हर टाइम कांस्टेंट नहीं है। तो बोले टोटल हीट इतनी आएगी, आप एवरेज पावर कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज पावर टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मेरे पास इतने स्पेस में हो जाएगा प्रूफ, देखो मैं कोशिश करता हूं, थोड़े स्पेस की कमी रहती है ऑनलाइन क्लास में। आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा, टाइम बाहर है, अंदर बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और लिमिट्स है 0 से, वही हम पूरी साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए। तो इसका मैं प्रूफ अलग से बता दूंगा, इस पेज पे मैं इसको वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर बताना है। पर हाँ, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये आंसर आया। ठीक है, और एक सेकेंड नहीं, टी कट जाएगा, इसका आंसर आएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। समझ में आ रही है सबको बात। तो पावर एवरेज का फॉर्मूला कितना हुआ, आई नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर। एवरीबडी सेड कि ये जो आई नॉट बाई रूट 2 आया, दिस इज द इफेक्टिव करंट ऑफ द एसी सर्किट। इसको हम IRMS बोलेंगे। और अब से एसी के लिए जब भी बात होगी, एसी सर्किट कितना करंट है, तो उसका आंसर IRMS ही देंगे, IRMS स्क्वायर आर। क्यों, क्योंकि ये IRMS ही इफेक्टिव करंट की वैल्यू है। और IRMS का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कितना आता है, नॉर्मल एसी सर्किट के लिए IRMS की वैल्यू आती है जो भी मैक्सिमम करंट गया बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2। क्या ये बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, थोड़ा प्रूफ करते करते समझाना डिफिकल्ट हो जाता है। लिख दिया मैंने पूरा प्रूफ, ध्यान से सुनना। somebody सजेस्टेड कि पावर आई स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो आप एवरेज की जगह RMS कैलकुलेट करो। RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मीन लेना है और उसका रूट लेना है। IRMS का क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टोटल टाइम। स्क्वायर का मीन लेना है और इस पूरे का रूट लेना है, ये फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर। इतने की तुम्हें चिंता नहीं करनी, अगर कोई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ के ऊपर, मेंस तक तो मुझे लगता है इट इज सेफ टू से कि IRMS की वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाई रूट 2। एसी सर्किट के लिए एवरेज करंट 0 होता है, पर RMS वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 होती है। जब भी पावर कैलकुलेट करनी है, जब भी कुछ किसी को बताना है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि एक एसी सर्किट है उसमें 20 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 20 एम्पियर आई नॉट की वैल्यू नहीं होगी, किसकी वैल्यू होगी, IRMS की वैल्यू। इसको नोट डाउन करो, सीक्वेंस ये रखना, सबसे पहले ये यहां तक, ये यहां तक, और फाइनली एक कॉर्नर में इसका फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला IRMS का ये रहेगा। डन, सबने लिख लिया? ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, प्रूफ हटा के मैं बस सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूँ। एक होता है डीसी सर्किट, ठीक है, उसमें जो भी करंट आता है कांस्टेंट ही चलता है। ठीक है, तो अगर उसमें आई नॉट करंट आ रहा है डीसी में, तो पावर कितनी हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर आर। बहुत बढ़िया। एक होता है एसी सर्किट, इसमें करंट पूरे टाइम वेरी करता रहता है, तो इसमें आई लिखते हैं, आई नॉट नहीं लिखते। आई की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज वैल्यू का। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर है, तो इसकी जब पावर कैलकुलेट की किसी ने, कैलकुलेट करके एवरेज पावर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2।
इससे पहले कि किसी ने बोला अरे भाई ये तो गलत हो गया फॉर्मूला, तुम उसको बोलोगे कि गलत नहीं हो गया, यहाँ पे करंट IRMS था, एसी का इफेक्टिव करंट I0 होता ही नहीं है, I0 तो उसका मैक्सिमम करंट होता है, एसी का इफेक्टिव करंट क्या होता है IRMS। बोले IRMS क्या होता है, बोलता है IRMS रूट मीन स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है I स्क्वायर dt अपॉन टोटल टाइम। स्क्वायर का मीन लिया मतलब एवरेज लिया और उसका रूट किया, रूट मीन स्क्वायर। और नॉर्मल एसी सर्किट के लिए मतलब I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के लिए इसकी वैल्यू आ जाती है I0 बाई रूट। अगर ग्राफ बना के दिखाना है तो इसमें जो करंट है वो इस तरह से जा रहा था, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी आ रही थी I0, पर इसका इफेक्टिव करंट सिर्फ कितना है, ये वैल्यू इफेक्टिव करंट कितना है बच्चों I0 बाई रूट। आ गई बात समझ में, ये हो गया डीसी और ये हो गया। इसको अच्छे से लिख लो एक नोट बना के, क्योंकि पूरा प्रूफ तो बाद में रिवाइज करते टाइम आप लोग पढ़ते नहीं हो, पर अगर नोट की फॉर्म में लिख लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप पढ़ लोगे। एसी और डीसी में क्या फर्क है, ये फर्क है एसी वर्सेस डीसी। डीसी में पावर I0 स्क्वायर आर होती है, एसी में पावर I0 स्क्वायर आर बाई 2 आती है। तो ये फॉर्मूला गलत नहीं हो गया, एक्चुअली I0 की जगह IRMS स्क्वायर आर होता है और IRMS कितना आता है I0 बाई रूट। ठीक है, और उसके बाद बड़ा बड़ा लिख लेना दिस फॉर्मूला इज वैलिड, नहीं फॉर्मूला तो हमेशा ही वैलिड है। बाद में हम रेजिस्टर की जगह और क्या क्या लगा देंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगा देंगे। तो दिस इज टेक्निकली अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बाद में बच्चों कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट और आ जाएंगे। अभी हमने एक एसी सर्किट से एक रजिस्टर लगाया, तो ये आंसर है। डन। अच्छा, वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला प्रूफ नहीं बताया मैंने, वैसे सच तो काम नहीं आता है वो, लेकिन किसी और क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए, तो मैं बता देता हूं जरा साइड में। ये लिख लिया मैंने, इसका प्रूफ नहीं बताया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जो फंक्शन होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू हाफ आती है। क्या बोल रहा हूं मैं, लेट मी शो यू। साइन स्क्वायर ओमेगा टी था इंटू डी टी था डिवाइडेड बाई टोटल टाइम था 0 से t तक। ठीक है, तो इसको 1 बाई टी लिख सकते हैं बाहर। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको नहीं, वो इंटीग्रेशन नहीं आता, तो उसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। आप लोगों को पता है ये क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पता हो तो पूछ लेना, वैसे फॉर्मूला ही बताना है मुझे। 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन t बाई 2 और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से 2 पाई ओमेगा, हाँ 0 से t और t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये पहले पार्ट में तो मैं 0 से t ही पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा 1 बाई टी इंटू टी बाई 2, और दूसरे वाले में 1 बाई 2 टी इंटू, बच्चों साइन जब बड़ी वैल्यू पुट करोगे तब साइन 2 पाई बन जाएगा, छोटी वैल्यू पुट करोगे तो साइन 0 बन जाएगा, जो कि दोनों ही 0 होते हैं। तो ये तो सब कट पिट के 0 हो गया, आंसर आया 1 बाई। ठीक है, अगर ये याद हो तो इट विल सेव सम टाइम, पर मेंस या एडवांस लेवल पे। और याद क्या है, मतलब 2 सेकंड का एक बार खुद से करके देख लो तो फिर इसकी वैल्यू भी हाफ ही आती है। ठीक है, तो हमें यह लिख लेना, और जो लोग आईआईटी वाले हैं वो जरूर लिख लेना, नीट वाले छोड़ सकते हैं इसको। डन, हटाओ इसको। ओके, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब ए। बल्ब ए में कितनी पावर जनरेट हो रही होगी ये बताना। करंट को आप लिख सकते हो E बाई आर। ठीक है, E है 60 साइन ओमेगा टी। सर्किट का टोटल करंट लिखना चाह रहे हो तो R भी पूरे सर्किट की लेनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी 20, दोनों सीरीज में। करंट की वैल्यू आई 3 साइन। या तो आप इतनी मेहनत कर सकते हो, या फिर आप
आई नॉट की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, ई नॉट बाई आर। उस केस में आपको सीधे सीधे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ई नॉट में आप 60 पुट करो, आर की वैल्यू आप 20 पुट करो। सी फर्क समझ में आना चाहिए। यहाँ करंट आपने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, यहाँ आपने करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। इज दैट क्लियर? ठीक है। पावर ए में चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास है, अभी तक तो होता था डीसी सर्किट में आई स्क्वायर आर, एसी में क्या लेना है, आई आर एम एस स्क्वायर आर। आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ रही है सबको बात? तो 3/√2 का स्क्वायर इंटू 5। आंसर बताओ फाइनल कितना आया? √2 का स्क्वायर 4 लिख दिया तुम ना 45/2 वॉट। समझ में आया सबको? ओके, 12th वाले बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे करंट की वैल्यू हमने लिख दी, क्या करंट की जगह हम क्या वैल्यू यूज कर रहे हैं, आई आर एम, कितना, मैक्सिमम करंट बाई √2। ये कहां से आया? अब कई बार बता चुका मैं कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर दिया है तो इंटीग्रेट करके रूट लेके ये आता है। तो ऐसे ही बच्चों ई की वैल्यू भी तो साइन के साथ वेरी हो रही है, साइन ओमेगा टी साइन कर्व के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। तो कई बार ई को भी हम ई आर एम एस ही लिख देंगे, इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2। हम ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आई इज इक्वल टू ई बाई आर करेक्ट है, एटलीस्ट तब तक तो है जब तक हम सिर्फ कौन से करंट की बात कर रहे हैं, कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिव, और कुछ नहीं है अभी बच्चों। ठीक, रेजिस्टेंस के केस में आई इज इक्वल टू ई बाई आर, इसका रिजल्ट क्या आता है, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। दिस इज करेक्ट। डायरेक्टली अगर आप आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ई नॉट बाई आर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और डायरेक्टली अगर आप आरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आर। ये कुछ अलग, कुछ कंफ्यूजन मत करना इसमें क्रिएट। ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको रेडियस बोल रहा हूं, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट की वही वाली वैल्यू मिल जाएगी। ई आर एम एस गिवन है तो आई आर एम एस, ई मैक्सिमम गिवन है तो आई मैक्सिमम, ई का फंक्शन गिवन है तो आई का फंक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? प्लीज राइट इट डाउन। सेम फॉर्मूला विल वर्क फॉर आई आर एम एस, ई आर एम एस, आई नॉट, ई नॉट, सबके लिए। सेकेंड इज कैपेसिटर इन एसी। एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा दें तो क्या होगा? डीसी सर्किट में याद है कैपेसिटर में क्या होता था? अगर डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते थे, इंडक्टर से पहले पढ़ाया था कैपेसिटर। अगर डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे, इनिशियली तो कैपेसिटर अनचार्ज है तो उसमें से बड़े आराम से करंट फ्लो हो जाएगा। मैंने बताया होगा t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। t इक्वल्स टू 0 पर करंट विल बी E बाई R, जैसे कि कैपेसिटर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारा अनचार्ज है ना, तो बड़े आराम से वो अपनी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आने देगा, इस पर नेगेटिव आने देगा, करंट को आगे जाने देगा। अनचार्ज है, लेकिन धीरे धीरे वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा तो यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा तो बैटरी और फर्दर चार्ज पुश नहीं कर पाएगी। तो टी इंफिनिटी पर आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस इंफिनिटी, दैट विल बी 0। बच्चों इंडक्टर और कैपेसिटर एकदम उल्टा बिहेव करते हैं। कैपेसिटर टी इक्वल टू 0 पर उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है जब वो अनचार्ज होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो चार्ज हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाती है, फिर वो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देता। लेकिन एसी सर्किट में कैपेसिटर सर्किट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट में बार बार करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। कैपेसिटर जब तक एक प्लेट चार्ज होगी तब तक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर दूसरी प्लेट, फिर पहली प्लेट, फिर दूसरी प्लेट। आ रही है बात समझ में? इन एसी सर्किट कैपेसिटर विल नॉट कॉज ब्रेक ऑफ सर्किट, in fact it will keep charging and discharging as the current keeps changing its direction। जब इधर से करंट आएगा तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, इधर से करंट आया तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। क्या हुआ? रिदम कॉल कर रहा है, डिस्कनेक्ट हुआ क्या? हाँ, क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ओह,
रुक गया, मैं पता ही नहीं चला, मैं पढ़ा रहा। क्या हो गया? मेरे को पता ही नहीं चला था, डिस्कनेक्ट हुआ। सर स्क्रीन सही है वो। आया भी तो सही नहीं आया, इसमें कहाँ आया? नीचे दिखा रहा है उसको कितना, नीचे देखो ध्यान से। मेरे में तो दिखा रहा है, उनका तो साउंड भी नहीं आ रहा है, आवाज भी। हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही है? सर म्यूटेड है। म्यूट हो गया मैं खुद ही। हाँ, अब आवाज आ रही है? यस सर। मुझे पता नहीं चला, मैं क्लास ले रहा था। जब कॉल आया ना रिदम का, तब मैंने देखा, अरे क्या हुआ। कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ था। पहुंच गए सर, क्या पहुंच गए। अरे अब कहाँ तक पढ़ा दिए? अरे यार, कहाँ तक हुआ था तुम लोगों के साथ? रेजिस्टेंस वाला तीन फॉर्मूले थे ना, I equals to not y, I not equals to not y, I RMS equals to E RMS y। ठीक है, उसके बाद बस कैपेसिटर इन एसी शुरू किया था मैंने। ठीक है, बस कैपेसिटर बता रहा था मैं। तो मैं एक्चुअली याद दिला रहा था कि मैंने पहले कैपेसिटर पढ़ाया था तुमको। जब कैपेसिटर पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि अगर डीसी सर्किट में कैपेसिटर को लगाते हैं बैटरी के साथ, तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। जब तक चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर के अंदर से करंट फ्लो होता रहता है। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो बैटरी फर्दर चार्ज प्लेट्स पर नहीं भेज पाती। तो डीसी सर्किट में कैपेसिटर T इक्वल टू 0 पर करंट को फ्लो होने देता है और T इक्वल टू इंफिनिटी पर करंट का फ्लो रोक देता है। इंडक्टर के डिट्टो उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि इट विल हेल्प यू रिमेंबर द फॉर्मूला। मुझे 12th वाले बताओ, ये चीज आप लोगों को पता है, याद है, मैंने पढ़ाई थी कि कैपेसिटर को अगर हम डीसी सर्किट में लगाते हैं, जो बैटरी हमेशा एक तरफ से ही चार्ज सेंड कर सकती है, तो वो बैटरी इनिशियली तो सर्किट में करंट फ्लो करा लेती है, लेकिन धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो इसके अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाता है तो बैटरी फर्दर उसकी प्लेट्स को और ज्यादा चार्ज नहीं कर पाती है। तो कैपेसिटर में T इक्वल टू 0 पर करंट E बाई आर हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और T इक्वल T इंफिनिटी पर करंट 0 हो जाता है। जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो वो फर्दर चार्ज का फ्लो अपने थ्रू अलाउ नहीं करेगा। हालांकि ये डीसी का था, अब एसी में कहानी चेंज हो जाएगी। ओके, ये डीसी सर्किट के लिए था, एसी सर्किट में थिंग्स विल चेंज। सब लोग आ गए थे क्या? अमिया वगैरह ने ज्वाइन कर लिया? हाँ, इसको नहीं बताना है, ये डीसी वाला, बस इसकी एक लाइन याद रखनी है अपने को क्या लाइन याद रखनी है कि कैपेसिटर डीसी सर्किट में इनिशियली करंट अलाउ करता था, जब चार्ज हो जाता था तो करंट को अलाउ नहीं करता था। इज दैट क्लियर? इनिशियली करंट अलाउ करता था इन डीसी सर्किट कैपेसिटर। अबे यार, मैं बना ही देता हूं, मुझे क्या लगा, मुझे लगा ये वाली चीज मैंने बताई। ठीक है, इनिशियली करंट की वैल्यू आएगी E बाई आर प्लस 0, यानी E बाई आर। तो एक तरह से कैपेसिटर के होने ना होने का कोई फर्क नहीं है इनिशियली, जब वो कैसा है, अनचार्ज्ड है। बड़े आराम से वो करंट को अपनी एक प्लेट पर आने देगा और दूसरी प्लेट से करंट आगे जाएगा। लेकिन जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो फिर ये अपने थ्रू करंट को और ज्यादा अलाउ नहीं करेगा, और उस केस में करंट कितना हो जाएगा, 0। जब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। तो ये डीसी सर्किट के लिए पहले बताया था। डन? ठीक है, तो ये तो डीसी सर्किट की बात होगी। डीसी में कैपेसिटर इनिशियली करंट अलाउ करता है, बाद में करंट अलाउ नहीं करता है। अब एसी सर्किट में क्या होगा ये देखते हैं। एसी सर्किट में E की वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेचारा चार्ज होने लग जाएगा, ये वाली प्लेट पे कुछ प्लस क्यू चार्ज आ गया,
इस पे माइनस क्यू। इसमें क्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है बच्चों, चेंज होता रहेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी भी एक मोमेंट पर किरचॉफ्स लूप लॉ हमेशा वैलिड होगा। मतलब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के लिए सोचो या कैपेसिटर के लिए सोचो, वैल्यू सेम आनी है। यानी E इज इक्वल्स टू, कैपेसिटर के लिए याद है Q की वैल्यू कितनी होती थी कैपेसिटर के लिए, Q इक्वल्स टू होता था, अबे यार कैपिटल Q से लिखते थे, Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहां पर हम छोटा Q के लिए लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CE। ये E कांस्टेंट नहीं है, Q भी कांस्टेंट नहीं होगा, Q की वैल्यू आएगी CE नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आई? EMF हाई, चार्ज हाई, EMF लो, चार्ज लो। ओके, लेकिन हमें चार्ज से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? करंट से। कोई बता सकता है मैं करंट कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां पर dq बाई dt। ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो CE नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू द होल थिंग का मल्टीप्लाई इंटू ओमेगा। आंसर आया ओमेगा CE नॉट कॉस ओमेगा टी। किसी ने बोला कि ये तो कुछ अतरंगी दिखाई दे रहा है, हमें तो आदत थी E बाई आर की, आप तो पता नहीं क्या लिख दिए ये। तो बोले इसको उसी फॉर्म में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? इसको हम लिखेंगे करंट इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन ओमेगा सी को नीचे ले जाएंगे तो 1 बाई ओमेगा सी लिखना पड़ेगा ताकि वो वापस ऊपर आ जाए, तो यही बन जाए। और कॉस ओमेगा टी को लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो सोचना साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। समझ में आई बात या नहीं? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो माइनस नहीं होता, सीधे सीधे कॉस थीटा होता है। तो ये और ये सेम लिखा हुआ है, थोड़ा सोच लो तो दिख जाएगा। किसी ने बोला कि सर ये भी पसंद नहीं आ रहा, तो और अच्छा लिख लेते हैं I इज इक्वल्स टू E नॉट बाई, अब इसको रेजिस्टेंस तो नहीं लिख सकते, पर ये वैल्यू बिल्कुल रेजिस्टेंस की जगह पर है, E बाई आर में R की जगह पर है, तो इसको एक नया नाम दिया, इसको बोला XC। बोले ये क्या है? ये है, याद करने दो मुझे, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। अलग से लिख देंगे, पर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख दिया। तुमको इतना लंबा प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट इज वेरी इजी और हमारे पास 2-3 तरीके याद करने के लिए, पर प्रूफ एक बार लिख लो फिर भी कि इन अ कैपेसिटर करंट का फंक्शन ये निकल के आया, जबकि रजिस्टर में करंट का फंक्शन कितना इजी था? E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो यहां पर एक तो ये एक्स्ट्रा पाई बाई टू आ गया और रजिस्टर की जगह XC आ गया। अभी लिखते हैं इसको क्या क्या बोलेंगे, पर पहले इतना प्रूफ लिखना। आजकल स्टार्टअप के नाम कितने वियर्ड हैं। डुंजो, स्टार्टअप जो होते हैं डिलीवरी स्टार्टअप, उनके नाम बड़े अजीब आ रहे हैं। एक नई ऐप आई है डुंजो, DUNZO। भगवान जाने क्या मतलब है। बाहर का नसीब नहीं आ रहा है। अबे बाहर का मत खाना, कुछ भी ऊपर का नसीब हो जाएगा वरना। वही बात है। अरे बोला बाहर खाना खाने, बाहर का क्या बाहर के खाने से इम्यूनिटी बढ़ रही है? नहीं, इम्यूनिटी बढ़ तो नहीं रही है, बट होगा नहीं कर रहा है उससे। क्यों? मैकडोनल्ड वालों ने पैसे पहुंचा दिए उनको। 10 लाख हुआ, 10 लाख ट्वीट हुआ है। हाँ कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको चला था ट्रेनिंग में। सही है। हमने तो बाबा खाना पड़ गया, जो हमारा जिंदगी हो गया बर्बाद करके छोड़ेंगे। हाँ वेरी गुड। और जाओ तो सड़क 2 मूवी का वो ट्रेलर भी देख लेना। हाँ जरूर, उसके लोग देख ही नहीं रहे, ऐसे ही जाके डिसलाइक कर। हाँ भाई, ये करंट आया किसमें? कैपेसिटर में। जबकि जब रजिस्टर लगाया था पहले केस में तो करंट थोड़ा सिंपल आया था, तब करंट की वैल्यू आई थी E बाई आर साइन ओमेगा टी। तो अपने को कैसे याद रखना है भाई? बार बार इतना लंबा डेरिवेशन तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो तुमको ऐसे याद रखना है कि रजिस्टर में करंट और EMF सेम फेज में होते हैं।
अगर यहाँ पे ओमेगा टी होगा तो यहाँ पे ओमेगा टी होगा, अगर यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा तो यहाँ पे कॉस होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? रजिस्टर में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं। अगर यहाँ प्लस पाई बाई 6 होगा तो यहाँ पर भी प्लस पाई बाई 6 होगा। जब ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, जब ईएमएफ घटेगा तो करंट घटेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन चार्ज और ईएमएफ Q इक्वल्स टू सीई आया था ना, चार्ज और ईएमएफ सेम फेज में थे, बट जब उसको डिफरेंशिएट करके निकाला तो करंट कैसा आया? ईएमएफ से आगे है फेज में। करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ। ये फेज का क्या मतलब होता है नेक्स्ट क्लास में एसएचएम बताऊंगा, तो फिर बताऊंगा। एसएचएम याद होगा तो ही तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इन रजिस्टर द करंट इज इन द सेम फेज एज द पोटेंशियल डिफरेंस, बट इन कैपेसिटर करंट इज अहेड ऑफ द फेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। In resistor, the resistance is of course R. For capacitor, the resistance is XC. इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। आज हिंदी में लिख दिया जाए कुछ की रेजिस्टेंस, अपन इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट रेजिस्टेंस जैसी आती है, ओम सी होती है। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए बस क्या याद रखना है कि उसकी रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। उसकी वैल्यू बच्चों अगर आप पिछले पेज पे देखोगे तो आई थी 1 बाई ओमेगा सी। और कैपेसिटर में करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ता है तो चार्ज बढ़ता है, करंट फेज में उससे आगे होता है। दैट क्लियर? वोल्टेज बढ़ता है तो चार्ज बढ़ता है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि करंट पहले ही बढ़ चुका होगा, तभी तो उसने ऑलरेडी चार्ज को इंक्रीज कर रखा है। ओके, तो करंट इज अहेड ऑफ फेज इन कैपेसिटर। ये दो आज बता दिए। इंडक्टर कल बताऊंगा, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे समझ में आती है इसका यूज कैसे करना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।